इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन की घटना पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है व्यतिकरण तथा विवर्तन में मुख्य अंतर है। अब इसको आप लोग एक एक पढ़िए अच्छे से। व्यतिकरण दो स्वतंत्र स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है, जबकि विवर्तन एक ही स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है। अब यहाँ पे एक बस वर्ड ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है दो स्वतंत्र स्रोत। अब आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है कि दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कोहेरेंट यानी कला संबद्ध नहीं हो सकते, जबकि व्यतिकरण की घटना में दोनों प्रकाश स्रोतों का कला संबद्ध होना जरूरी है और स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध हो ही नहीं सकते, यानी स्वतंत्र स्रोत से कभी भी व्यतिकरण नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, व्यतिकरण एक ही स्रोत से प्राप्त दो तरंगाग्रों की अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र की तरंगों की अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। यह सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि हमें जब भी व्यतिकरण के लिए दो प्रकाश स्रोत चाहिए, वो दोनों प्रकाश स्रोत कोहेरेंट यानी कला संबद्ध होने चाहिए और कला संबद्ध स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से ही बनाया जा सकता है। तो जब एक ही प्रकाश स्रोत से हम किसी विधि द्वारा, चाहे डबल स्लिट, चाहे बाइप्रिज्म, चाहे लॉयड मिरर, इन सभी टेक्निक का प्रयोग करके जब हम एक ही स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत बना लेंगे तभी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पे ये सही बोल रहा है कि व्यतिकरण एक ही स्रोत से प्राप्त दो तरंगाग्र, ये उन्हीं दो तरंगाग्र यानी दो कला संबद्ध स्रोत यहाँ पे, तो ये सही है। जबकि विवर्तन में एक ही तरंगाग्र की तरंगों के अन्योन्य क्रिया के कारण यह होता है, तो बी पार्ट तो सही है। व्यतिकरण में एक ही स्रोत से उत्सर्जित तरंगें मुड़ जाती हैं, जबकि विवर्तन में एक ही स्रोत से उत्सर्जित तरंगें अन्योन्य क्रिया करती हैं। देखिए, इसमें विवर्तन के लिए जो बात बोली गई है कि एक ही स्रोत से प्रकाश की हमें जरूरत पड़ती है, ये बात सही है विवर्तन में, लेकिन व्यतिकरण में एक ही स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही स्रोत से बने हुए दो कला संबद्ध स्रोत की जरूरत पड़ती है, या एक ही स्रोत से बने हुए दो कोहेरेंट सोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो सी गलत हो जाएगा। बी क्या है? व्यतिकरण पारगत तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है, जबकि विवर्तन परावर्तित तरंगों के, पारगत मतलब यहाँ पे अपवर्तन यानी पार करने वाले। तो देखिए, व्यतिकरण में तरंगे पार कर रही हैं, तो किसको पार कर रही हैं? ये तो अपवर्तन की बात की जा रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे विवर्तन में परावर्तन नहीं होता, ठीक है। विवर्तन और परावर्तन में अंतर है। विवर्तन में प्रकाश तरंग किसी छोटे अवरोध से टकराकर मुड़ जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है, जबकि परावर्तन में कोई प्रकाश स्रोत किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन में प्रकाश तरंग जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब मुड़ जाती है। विवर्तन और अपवर्तन में भी अंतर है। अपवर्तन में प्रकाश किरण तब मुड़ती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जबकि विवर्तन के घटना में माध्यम नहीं बदलता, माध्यम एक ही है। वहां पे जो प्रकाश किरण मुड़ती है वो एक पतले अवरोध से टकरा के मुड़ती है, जिस अवरोध का आकार उस तरंग के तरंगदैर्घ्य के आकार के लगभग बराबर होता है। तो ऐसा आपसे पूछ सकता है कि अपवर्तन और विवर्तन दोनों घटना में प्रकाश तरंगें मुड़ती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो यही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वही उसका अंतर है। जबकि परावर्तन में प्रकाश किरण चिकने सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, तो ये आप लोग अंतर याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है, रोजाना की जिंदगी में ध्वनि का व्यतिकरण प्रेक्षित करना बहुत सरल है, ऐसा प्रकाश के साथ नहीं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसीलिए जब हम ध्वनि तरंग जब बोलते हैं तो हमारे इस ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य इस आकार का होता है कि हमारे खिड़की दरवाजों का जो आकार होता है, जो छोटा बहुत सुराख होता है, उसी आकार का तरंगदैर्घ्य होता है। तो उन्हीं खिड़की दरवाजों या छोटे सुराख से होकर वो तरंगे मुड़ जाती हैं और बगल के कमरे में भी हमारा आवाज पहुंच जाता है मुड़ते मुड़ते। यही कारण है ध्वनि तरंगों का विवर्तन हम लोग अपने जिंदगी में ज्यादा देखते हैं। देखिए, यहाँ ये व्यतिकरण नहीं, यहाँ विवर्तन होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। रोजाना की जिंदगी में ध्वनि का व्यतिकरण नहीं, विवर्तन बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं। अगर ध्वनि का विवर्तन न होता तो हम एक कमरे में बोलते हैं तो ध्वनि हम लोग जिस डायरेक्शन में मैं बोलता, बस उसी डायरेक्शन में सीधे आगे निकल जाता, प्रकाश की तरह एक सीधी रेखा में। वो मुड़ के मेरे पीछे या बगल के कमरे में सुनाई नहीं देता।
ये विवर्तन के कारण ही होता है। अच्छा, क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि हमारे ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य हमारे खिड़की के आकार, दरवाजे में जितना गैप होता है उसका आकार, या कोई झरोखा है तो उसके आकार के ऑर्डर का होता है, इसीलिए उन अवरोधों से टकरा के वो मुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, बाकी सभी चीज़ें इर्रिलेवेंट है। ठीक है, ये एक इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम होती है, ये तो गलत है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है। हालांकि यह सही बात है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ, लेकिन इस ये तथ्य सही होते हुए भी इस प्रश्न का ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगों से मतलब नहीं है। विवर्तन की घटना अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विवर्तन चित्र में फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, ये गलत है। व्यतिकरण में होता है, और व्यतिकरण में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है। फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है, ये सही बात है। सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, नहीं, ये गलत है। देखिए, व्यतिकरण में होता है, जितनी भी ब्राइट फ्रिंज होती हैं सबकी तीव्रता लगभग समान होती है, और लेकिन विवर्तन में नहीं होता है। सभी, लास्ट ऑप्शन है, सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है, नहीं। देखिए, विवर्तन की जो फ्रिंजेस बनती हैं वो व्यतिकरण की फ्रिंजेस से कई मामलों में अलग होती हैं। जैसे विवर्तन की जो फ्रिंजें बनती हैं वो असमान मोटाई की बनती हैं, जबकि व्यतिकरण की फ्रिंजें समान मोटाई की भी बन सकती हैं और असमान मोटाई की भी बन सकती हैं, लेकिन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में समान मोटाई की बनती हैं। और विवर्तन की जो फ्रिंजें बनती हैं उसमें जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो सभी ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता समान नहीं होती, जबकि व्यतिकरण में जो ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं वो सभी ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। ठीक इसी प्रकार विवर्तन में जो डार्क फ्रिंज बनता है उन डार्क फ्रिंजों का भी तीव्रता अलग अलग होता है, जबकि व्यतिकरण में जितनी भी डार्क फ्रिंजें बनती हैं उन सभी डार्क फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। तो ये दोनों के फ्रिंजों में थोड़ा अंतर है, खासकर मोटाई वाला अंतर याद रखिएगा, क्योंकि विवर्तन की जो फ्रिंजें होती हैं वो एक समान मोटाई की कभी नहीं बनती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसमें इसमें इस सेगमेंट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, फ्रेस्नेल विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। देखिए, विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेस्नेल विवर्तन और एक फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, डिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट होता है वो गोलाकार, बेलनाकार कुछ भी हो सकता है, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र होता है वह समतल होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे फ्रॉनहोफर विवर्तन होता तो इसका ए पार्ट सही होता, लेकिन यहाँ पे फ्रेस्नेल विवर्तन है तो इसका डी पार्ट सही होगा। ठीक है, और एक चीज और, फ्रेस्नेल विवर्तन में जो अवरोध और जो प्रकाश स्रोत है उनके बीच की जो दूरी होती है वो परिमित होती है। ठीक है, फाइनाइट होती है, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यानी फ्रॉनहोफर विवर्तन में अवरोध यानी ऑब्स्टिकल और जो हमारा स्रोत लाइट सोर्स है उनके बीच की दूरी वो टेक्निकली इनफाइनाइट होती है। ठीक है, वो बनाया जाता है टेक्निकली, मैंने बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक समतल तरंगाग्र पर दो समान अर्धवर्ती जोन, ये हाफ पीरियड जोन्स की बात की जा रही है। अर्धवर्ती जोन को मैं इंग्लिश में हाफ पीरियड जोन्स बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि हाफ पीरियड जोन्स से ही ये विवर्तन की घटना एक्सप्लेन होती है। तो हाफ पीरियड जोन्स में क्या बोला गया है, दो एक समतल दो क्रमागत यानी दो क्रमागत हाफ पीरियड जोन्स हैं। जैसे मान लीजिए ये हाफ पीरियड, ये इस प्रकार से जोन्स बनाए जाते हैं। तो जो क्रमागत हाफ पीरियड जोन से, मान लीजिए ये पहला ये दूसरा, इन दोनों हाफ पीरियड जोन से जो लाइट चलेगा उनके बीच में जो पथांतर होता है वो λ/2 का होता है। ठीक है, पथांतर इतने का हो गया, तो कलांतर कितना हो जाएगा? कलांतर हो जाएगा 2, एक मिनट, 2π/λ इंटू λ/2 पाई का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर, तो पथांतर λ/2 है, 2 से 2 कटेगा, लैम्डा से लैम्डा पाई। तो याद रखिएगा, दो क्रमागत जो हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उन दोनों क्रमागत हाफ पीरियड जोन से निकलने वाली दोनों प्रकाश तरंगों के बीच में λ/2 का पथांतर या पाई का कलांतर होता है। ठीक है, दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, आप ऐसे याद रखिए, यानी पहला और दूसरे के बीच में पाई का फेज डिफरेंस या λ/2 का पथांतर, पहले और तीसरे के बीच में ये क्रमागत नहीं है तो एक और λ/2 आ जाएगा, तो λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा? लैम्डा, यानी पहले और तीसरे के बीच में लैम्डा
और फेज डिफरेंस 2 पाई कहा जाएगा। यानी पहले और तीसरे की चलने वाली प्रकाश तरंगें समान कला में होंगी और पहले और दूसरे से चलने वाली प्रकाश तरंगें विपरीत कला में। आपको एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर क्रमागत हाफ पीरियड जोन्स है तो उससे जो तरंगें निकलेंगी, प्रकाश तरंगें चलेंगी, वो अपोजिट फेज में होंगी। और एक एक छोड़ के है, क्रमागत नहीं है, जैसे दूसरा के बाद चौथा है, तो उन दोनों से चलने वाली तरंगें समान कला में होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका बी पार्ट आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेजनल विवंतर में किन्हीं दो क्रमागत अर्धवर्ती जोन के मध्य कलांतर होता है। अभी यही तो मैं बता रहा था, अगर दो क्रमागत हैं, ठीक है, दो क्रमागत हाफ पीरियड जोन्स हैं, तो उनमें कितने का होगा, पाई का होगा। ठीक है, पाई यानी 180 अपोजिट फेज में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्रमागत ना होता, एक एक गैप करके होता, तो क्या हो जाता, जीरो, सेम फेज में होता, 2 पाई भी कह सकते हैं उसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रेजनल के जोन के अर्धवर्ती सब हाफ पीरियड जोन से ही बात किया जा रहा है, इसलिए कहते हैं, देखिए ये बोला जा रहा है कि इनको हाफ पीरियड जोन्स क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि हर एक अगला हाफ पीरियड जोन जो होता है वो अपने पिछले वाले से लेमडा बाई टू के लेमडा बाई टू पथांतर होता है। तो लेमडा बाई टू देखिए, आप लोग जानते हैं कोई भी वेव का जो एक फुल पीरियड होता है वो कितने का होता है, वो लेमडा का होता है। एक फुल पीरियड, एक पूरा वेवलेंथ तय करने में वेव एक पीरियड कवर कर लेता है। तो यहाँ पे पथांतर कितने का होता है, लेमडा बाई टू का, यानी हाफ पीरियड कवर करता है। लेमडा बाई टू का अंतर हो जाता है पथांतर दोनों क्रमागत लाइटों के बीच में जो हाफ पीरियड जोन से निकलते हैं। तो इसीलिए इसको लेमडा बाई टू का पथांतर होने के कारण हाफ पीरियड का जो अंतर आता है, उसीलिए उसको हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ठीक, तो ये लेमडा बाई टू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम, अच्छा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक बार इसकी थ्योरी आप जाके अच्छे से समझिए। ठीक, ये थ्योरी जब आप लोग देख लेंगे जो मैं पढ़ाया हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम एवं तृतीय। अब देखिए, पहले के बाद तीसरा दे दिया, अब ये क्रमागत तो नहीं है, पहला फिर दूसरा छोड़ के तीसरा है, अब ये क्रमागत नहीं है। अगर पहला दूसरा होता तो लेमडा बाई टू, फिर दूसरा तीसरा होता तो भी लेमडा बाई टू, लेकिन पहला से तीसरा है तो इसका लेमडा बाई टू और इसका लेमडा बाई टू जोड़ेंगे तो आएगा लेमडा, तो पथांतर कितना हो जाएगा, लेमडा। अब लेमडा का पथांतर है तो कलांतर कितना होगा, जीरो होगा या 2 पाई भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा डाउट है, आप डी पे लगाइएगा क्योंकि सेम फेज में हो जाएंगे। हालांकि 2 पाई भी गलत नहीं होगा, ठीक है, बट आप लोग यहाँ पे सेम फेज में हो जाएंगे, जीरो ही लगाइएगा। क्यों, क्योंकि कलांतर बोला है ना, कला अंतर, तो सेम फेज में हो जाएंगे तो जीरो। ठीक है, वो 2 पाई 360 भी होता है तो भाई वो सेम फेज में ही आ जाते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो क्रमागत जोन से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगे, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट होगा। क्रमागत जोन तो पहला दूसरा होगा, नहीं तो तीसरा चौथा होगा, नहीं तो चौथा पांचवा क्रमागत होगा। तो कोई भी अगर क्रमागत होगा तो वो विपरीत कला में ही होगा, तो इसका बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। समान कला में कब होता, जब एक एक छोड़ के, पहला तीसरा, दूसरा और दूसरा तीसरा छोड़ के दूसरा चौथा ऐसे होता, तो समान कला में होता। तो इसमें क्या होगा, क्रमागत है तो विपरीत कला में आप लोग लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी तरंगाग्र के सभी अर्धवर्ती जोनों का क्षेत्रफल होता है। ये बोल रहा है कि सभी हाफ पीरियड, किसी तरंगाग्र के सभी हाफ पीरियड जोन्स का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लिया जाता है। उसको बनाया ही इस प्रकार से जाता है कि वो बराबर आता है। ठीक, तो ये इसमें हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। ये आज का मेरा फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हम लोग इसमें डिस्कस किए। ठीक है, तो ये सीरीज इसी तरह बढ़ती रहेगी। हम लोग पूरे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी के क्वेश्चंस इसी तरह डिस्कस होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।